Very good evening, all of you. So, in this video, we are going to discuss all the additions that have taken place in CS Executive JIGL paper. मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो एडिशंस है, इसका जो मैंने नोट्स बना रखा है, ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा MEPL क्लासेस के नाम पर, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको ये बात भी बता दूं कि JIGL के अंदर ज्यादा एडिशंस नहीं है। एक ही पर्टिकुलर चैप्टर में जो है वो JIGL के अंदर एडिशंस है, जो अपना लॉ रिलेटेड टू टॉर्ट्स है। सो लॉ रिलेटेड टू टॉर्ट्स, जी हाँ, आपका फेवरेट चैप्टर, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर, उसी में एडिशंस है। नोट्स जो है पूरा का पूरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और अच्छे से अभी हम आपको एनालाइज करवा करके पूरा कोशिश करेंगे कि आपको यहीं पर जो है ULR हो जाए, अंडरस्टैंड भी हो जाए, लर्न भी हो जाए, रिवाइज भी हो जाए। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन में भी तो अमेंडमेंट है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी जिस समय वो अमेंडमेंट आया था, मैंने आपके लिए अमेंडमेंट मैराथन बना करके यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा है। वहां पर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन ये सब के आपको अमेंडमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसका वीडियो का नाम क्या रहेगा? CS अमेंडमेंट मैराथन। चलो, तो JIGL में बहुत कम अमेंडमेंट्स है, बहुत कम एडिशंस है, खाली एक ही एडिशन मैंने आपको बताया ना, लॉ रिलेटेड टू टॉर्ट्स में, उसको अपने फटाफट जो है वो खत्म करते हैं। आइए, फोकस फोकस बॉयज एंड गर्ल्स, लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स, आपका चैप्टर नंबर 6। यहां पर सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने, ICSI ने ये जो ज्ञानबाजी किया है, ये इंट्रोडक्शन है, मतलब टॉर्ट्स को समझाने के लिए कि क्यों ये हम लोग को लॉ रिलेटेड टू टॉर्ट्स जो है वो चाहिए, तो इसका बेनिफिट्स क्या है, ये सब समझाने के लिए ज्ञानबाजी है, कुछ खास नहीं है। फिर भी एक बार मैं आपके लिए रीड आउट कर दे रहा हूं, ठीक है। जबरदस्त। इसके बाद जो है ना, इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना, वो जबरदस्त रहने वाला है, ठीक है, जिसमें हम लोग लायबिलिटी ऑफ द स्टेट, यानी गवर्नमेंट का क्या लायबिलिटी होता है सिटीजन के प्रति, अगर गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर गलत कर देता है, गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर गलत कर देता तो उसका क्या लायबिलिटी होगा, उसके ऊपर हम लोग चर्चा डिटेल में करने वाले हैं। और दो केस स्टडी भी है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि क्या आने वाला है, ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो जग जाए। एक केस स्टडी में तो ये हुआ भाई कि गवर्नमेंट का जो ऑफिसर था, कलेक्टर था, ठीक है, कलेक्टर साहब ने क्या किया, कलेक्टर साहब का ड्राइवर ने फुटपाथ पर किसी इंसान को ठोक दिया और वो आदमी मर गया। हाँ, वही सलमान खान वाला केस टाइप्स, ठीक है। तो उस केस में कोर्ट ने क्या सजा दिया होगा, दिया गया होगा कि नहीं दिया गया होगा, वो हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और एक केस में ये हुआ कि पुलिस ऑफिसर ने अ, एक सिटीजन का गोल्ड कन्फिस्केट कर लिया, ये सोच करके कि ये सोना जो है ना ये चोरी का है, लेकिन बाद में पता चला ये चोरी का सोना नहीं है। वो आदमी प्रूव कर दिया कि ये सोना जो है ना उसका खुद का कमाया हुआ और चोरी का नहीं है। तो अब फिर गोल्ड वाज सपोज टू बी रिटर्न, बट ये पता चला कि माल खाना मतलब जहां पर गोल्ड रखा गया था, वहीं से गायब हो गया। ले बेटा, मतलब पुलिस का नेग्लिजेंस था कि पता नहीं क्या था कि गोल्ड ही गायब हो गया। तो उसको गोल्ड मिला होगा कि नहीं मिला होगा, अगर नहीं मिला होगा तो क्यों नहीं मिला होगा, नहीं मिला था क्यों नहीं मिला था, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना, दो केस स्टडीज जो है, सुप्रीम कोर्ट का दोनों जजमेंट और दोनों कॉन्ट्रारी एक दूसरे से, वो आपके सिलेबस में ऐड किया गया। यही दो मेन केस स्टडी आपके सिलेबस में ऐड किया गया इस चैप्टर के अंदर। एक तो वो फुटपाथ पर एक्सीडेंट कर देने वाला, और एक गोल्ड कन्फिस्केट कर लेना, और बाद में पता चला कि नहीं वो गोल्ड उसी का कमाया हुआ है, बट उसको जब रिटर्न करने का बारी आया तो गोल्ड गायब था, ठीक है। तो ये दो सुप्रीम कोर्ट का केस लॉस जो है वो हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। चलो, अभी यहां पर देखो भाई, यहां पर ये बोला जा रहा है कि लॉ जो है ना, लॉ इज द ग्रेटेस्ट सिविलाइजिंग मशीनरी। मतलब लॉ क्यों है? आप लोगों को, हम लोगों को सिविलाइज रखने के लिए, नहीं तो हम लोग अनसिविलाइज हो जाएंगे अगर लॉ नहीं रहेगा तो। अगर ट्रैफिक का लॉ नहीं रहे, कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। इनकम टैक्स का लॉ नहीं रहे, आप क्या खुद से चढ़ावा चढ़ाएंगे इनकम टैक्स का? कोई नहीं चढ़ाएगा। तो लॉ हम लोग को क्या करता है? सिविलाइज करता है, ठीक है। इट लिबरेट्स द डिजायर टू बिल्ड, ये हमारे अंदर जो है ना कंस्ट्रक्टिविज्म जगाता है कि हम लोग कुछ अच्छा बिल्डअप करें, एंड सबड्यूज द डिजायर टू डिस्ट्रॉय। तो ये हमारे अंदर क्या इच्छा जगाता है? बिल्ड करने का। और क्या इच्छा मारता है? डिस्ट्रॉय करने का इच्छा मारता है तो ज्ञानबाजी पूरा। तो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। इफ वॉर कैन टीयर अस अपार्ट, लॉ कैन यूनाइट अस। वाह। तो वॉर जो है वो हम लोग को टीयर अपार्ट कर देता है, और लॉ हम लोग को क्या कर देता है? यूनाइट कर देता है, बिकॉज यूनाइटेड वी हैव टू फॉलो द लॉ। हाउ डज लॉ यूनाइट अस? आउट ऑफ फियर। सभी को डर लगता है कि अगर कानून नहीं फॉलो करेंगे तो हो सकता है जेल हो जाए। आउट ऑफ लव, रीजन,
रीजन मतलब अच्छा ये लॉजिक है, तब तो हम लोग लॉ फॉलो करेंगे। लव फॉर लॉ, मेरे जैसे अगर बंदे होंगे तो आपके जैसे अगर होंगे, आपको लॉ से मोहब्बत है इसलिए आप लॉ फॉलो करते हैं। तो लॉ क्यों फॉलो करते हैं? आउट ऑफ फियर, लव और रीजन, लॉजिक, और ऑल थ्री। लॉ जो है ना, ये ह्यूमन का सबसे बड़ा इन्वेंशन है। लॉ इज द ग्रेटेस्ट ह्यूमन इन्वेंशन। बाद बाकी चीज जो है ना, बाद बाकी चीज इंसान को वर्ल्ड के ऊपर मास्टरी दिलाता है, लेकिन लॉ इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल दिलाता है, अपने ऊपर मास्टरी दिलाता है। अगर लॉ है तो हम लोग अपने आप को डिसिप्लिन रखते हैं। सो देखो, मैन बाय द रेस्ट, मैन मास्टर ओवर हिज वर्ल्ड, ठीक है, बट लॉ गिव्स हिम मास्टरी ओवर हिमसेल्फ। इसके अलावा एडमंड ने क्या बोला था? एडमंड ने यही बोला था कि भाई जो जस्टिस है ना, it's a greatest standing policy of a civil society. If you want a society to be civilized, then justice has to be delivered. So justice is a great standing policy, fixed policy. Standing policy मतलब ये तो रहना ही चाहिए एक सिविल सोसाइटी में, ठीक है। इसके अलावा बस जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मार्क कर रहा हूं, उतना ही आपको भी कर लेना है। ये केस लॉ में आ जाइए। जय लक्ष्मी सॉल्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। जय लक्ष्मी सॉल्ट वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। भाई इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही जजमेंट दिया कि हम लोग जब भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स लगाएंगे, हम लोग हमेशा लिबरल अप्रोच फॉलो करेंगे। लिबरल अप्रोच फॉलो करना मतलब, लिबरल अप्रोच फॉलो करना मतलब केस टू केस देख करके हम लोग अपना जजमेंट सुनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग स्ट्रिक्टली एक पर्टिकुलर जजमेंट को पकड़ करके दूसरा जजमेंट सुनाएंगे, ऐसा नहीं है। सो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट देखो, लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट जो है ना, ये अभी भी एक्सपैंडिंग है, इट्स स्टिल एक्सपैंडिंग। मतलब ये कोई आप फिक्स नहीं कर सकते हैं किसी के ऊपर कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में ये लायबिलिटी है। तो जरूरी नहीं है ना कि सिचुएशन हमेशा सेम रहेगा, तो केस टू केस सिचुएशन अलग रहेगा, तो केस टू केस जजमेंट भी अलग आएगा। सो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दे आर गोइंग टू अडॉप्ट अ लिबरल अप्रोच टू द लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स। ये देखो क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व, केस का नाम जय लक्ष्मी सॉल्ट, ठीक है। लक्ष्मी तो आप पता ही है, अभी जो है मूवी भी आया था, और लक्ष्मी नाम सबको याद रहता है भाई। और लक्ष्मी की क्या हो? जय हो, तो जय लक्ष्मी। तो जय लक्ष्मी आपको याद रखना है, लक्ष्मी की क्या हो? जय लक्ष्मी। तो जय लक्ष्मी सॉल्ट वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। आपके पास और कोई बेहतर तरीका है तो याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को तो ऐसे ही याद हुआ भाई, जय लक्ष्मी सॉल्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला गया? ट्रूली स्पीकिंग, एंटायर लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज फाउंडेड, जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, टॉर्ट्स, एक बच्चा पूछा सर ये तो बताओ टॉर्ट्स का मतलब क्या होता है? अरे बेशरम बेहया, मैं एडिशन पढ़ा रहा हूँ, टॉर्ट्स तो अलग से 2 क्लास का चैप्टर है। तो एंटायर लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज फाउंडेड एंड स्ट्रक्चर्ड, किसके ऊपर फाउंड है? मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर, मॉरलिटी, कि आप किसी को जबरदस्ती का हार्म नहीं कर सकते, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली दोनों ही आप हार्म नहीं कर सकते, इंजर नहीं कर सकते। दैट नो वन हैज अ राइट टू इंजर और हार्म अदर्स वेदर इंटेंशनली और इनोसेंटली, यानी अनइंटेंशनली। Therefore, it would be very primitive. Primitive मतलब छोटा सोच, छोटा, simple, not developed. So it would be very primitive. Primitive आप लोग समझ गए ना, मतलब not good in this case. To class strictly और close finality, क्लास स्ट्रिक्टली समझ में आ गया कि एक पर्टिकुलर हम लोग जो है क्लास बना दिए कि क्लास ऑफ जजमेंट बना दिए कि हमेशा यही अप्लाई करना है। और क्लोज फाइनलिटी, द एवर एक्सपेंडिंग एंड ग्रोइंग होराइजन ऑफ टॉर्शियस लायबिलिटी। Tortious liability is an expanding one. New cases will keep on coming in the society. So we don't want to finalize a particular thing. It will be very primitive, छोटा सोच। सोशल डेवलपमेंट अगर चाहते हो, सोसाइटी का ग्रोथ चाहते हो, कल्चरल रिफाइननेस चाहते हो, कल्चरल रिफाइननेस मतलब वी शुड फॉलो आवर कल्चर, बट इट नीड्स टू बी रिफाइंड ना। एज ओल्ड कल्चर में तो ऐसा ये भी था कि जब पति मर जाता था तो पत्नी जो है वो उसको जो है उसको भी अग्नि में भस्म कर दिया जाता था, तो उसको रिफाइन किया गया ना। ऐसी बहुत सारे हमारे समाज में बुराइयां हैं जिसको रिफाइन करने का दरकार है। सो लिबरल अप्रोच हैज टू बी फॉलोड। अगर सोशल डेवलपमेंट चाहते हो, ग्रोथ ऑफ सोसाइटी चाहते हो, कल्चर रिफाइन चाहते हो,
तो लिबरल अप्रोच टू टॉर्शियस लायबिलिटी इज मोर कंड्यूसिव, मतलब मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो भाई देख लो इंट्रोडक्शन में आपने क्या पढ़ा। इंट्रोडक्शन में आपने ये पढ़ा कि भाई लॉ इज द ग्रेटेस्ट सिविलाइजिंग मशीनरी, ये सिविलाइज बनाता है सोसाइटी के लोगों को। व्हाट टीयर अस अपार्ट, बट लॉ यूनाइट अस, either because of fear or because of love or because of reason or all three. Fear, love, reason or all three. Rest gives the mastery over the world, but law gives men the mastery over himself. और एडमंड भी यही बोला था, इट्स द ग्रेटेस्ट स्टैंडिंग पॉलिसी ऑफ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। बस इतना ही आपको इंट्रोडक्शन में दिमाग में रखना है भाई। और जयलक्ष्मी सॉल्टवर्थ प्राइवेट लिमिटेड, जयलक्ष्मी सॉल्टवर्थ प्राइवेट लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि tortious liability is ever expanding and the courts must adopt a liberal approach. अब आ जाओ यहां पर, रोल ऑफ द स्टेट, रोल ऑफ द स्टेट। आपको पता है ना, विसरियस लाइबिलिटी, विसरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। विसरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट में क्या होता है? विसरियस लाइबिलिटी मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल मास्टर शैल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्शंस ऑफ द एजेंट एंड द सर्वेंट। मेरा एजेंट अगर या मेरा सर्वेंट अगर कोई गलत काम कर दिया तो मालिक प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल। ठीक है, तो वैसे ही मान लो से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर आपके साथ या मेरे साथ गलत कर दिया तो गवर्नमेंट को भी लायबल रहना चाहिए उस ग्राउंड्स पर, है ना। बट यहां पर प्रोटेक्शन, ये हम लोग क्लास में पढ़े थे कि गवर्नमेंट जब अपना सॉवरेन फंक्शन डिस्चार्ज कर रहा है, गवर्नमेंट वाइल डिस्चार्जिंग सॉवरेन फंक्शन, गवर्नमेंट फंक्शन, in that course of sovereign function, if I feel that wrong has been done to me or wrong has been done to you, then there is no liability of the state. सॉवरेन फंक्शन डिस्चार्ज करते समय, सॉवरेन फंक्शन भाई गवर्नमेंट का फंक्शन, उस समय अगर मेरे को या आपको गलत लग रहा है तो इसमें गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है। जैसे से फॉर एग्जांपल कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द लैंड, आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द लैंड। तो जिसका कंपल्सरी एक्वायर हो रहा है यार, वो तो छाती पीट करके रो रहा है, नहीं मेरे को नहीं बेचना, गवर्नमेंट बोलता हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, हमको चाहिए हम लेंगे। तो ये सॉवरेन फंक्शन है, तो यहां पर कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगा स्टेट का। स्टेट मतलब समझ गए ना, आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला हम बात करें, तो गवर्नमेंट का यहां पर कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगा। वैसे मान लो से फॉर एग्जांपल आपने इनकम टैक्स नहीं भरा, इसलिए आपके यहां सर्वे हुआ, ठीक है, आपको हैरेसमेंट हुआ, आपने टैक्स नहीं भरा, तो क्या गवर्नमेंट लायबल रहेगा इस चीज के लिए? नहीं, नहीं लायबल रहेगा। तो सॉवरेन फंक्शंस डिस्चार्ज करते समय अगर कोई दिक्कत आएगा तो सहना पड़ेगा। बट नॉन सॉवरेन फंक्शंस, नॉन सॉवरेन फंक्शंस डिस्चार्ज करते समय, जैसे मान लो गवर्नमेंट का ऑफिसर गाड़ी से जा रहा था और किसी को ठोक दिया, तो गाड़ी से जाना तो सॉवरेन फंक्शन नहीं होता, वो तो नॉन सॉवरेन फंक्शन होता है, उसमें लायबिलिटी अराइज होगा कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल होगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने, चलो मैंने सस्पेंस ब्रेक कर दिया, बिल्कुल होगा। क्यों होगा उसका पीछे पूरा कहानी है, मैं आपको समझाता हूँ। तो सॉवरेन फंक्शन और नॉन सॉवरेन फंक्शन समझ में आ गया ना आपको। सॉवरेन फंक्शन में गवर्नमेंट का लायबिलिटी नहीं रहेगा, नॉन सॉवरेन फंक्शन में अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो गवर्नमेंट का लायबिलिटी रहेगा। देखो यहां पर, देखो ये सब जो मैंने बताया भैया आपको भी पढ़ने का दरकार नहीं है। आपको कहां से पढ़ना है मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको यहां से पढ़ना है, आर्टिकल 300 से आपको पढ़ना है, यहां से। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब सब बकवास है जो मैंने आपको बताया, वही यहां पर रिपीटेटिवली लिखा हुआ है। ठीक है, आपको सीधा मुद्दे पर आना है। मुद्दा है आर्टिकल 300, यहां से आपको पढ़ना है। आप एक बार चाहो तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आपका टाइम बर्बाद नहीं हो। देखो क्या लिखा हुआ है कि भाई मॉडर्न सोसाइटी में तो क्या होता है, मॉडर्न सोसाइटी है भाई, तो जो गवर्नमेंट है यानी स्टेट है और उसके जो लोग हैं, उन लोग में आपस में बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता है। दे इंटरैक्ट, इंटरैक्ट मतलब समझना ना, आपस में बहुत इंटरेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन होता है, लार्ज नंबर इंटरेक्शंस आर लार्ज नंबर बिटवीन द स्टेट एंड सिटीजन, फ्रीक्वेंटली भी होता है, एंड इट इफेक्ट्स द लाइव्स एंड फॉर्च्यून्स ऑफ द सिटीजंस। तो इस इंटरेक्शन के दौरान अगर सिटीजन के साथ गलत हो जाए तो क्या वो स्टेट लायबल रहेगा कि नहीं रहेगा, समझना। तो ये सब लिखा हुआ है ज्ञान। मुद्दा ये एकेडमिक पर्पस नहीं है, एकेडमिक पर्पस यहां से स्टार्ट हो रहा है आर्टिकल 300 से। आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, 3 पॉइंट भाई, आर्टिकल 300 सब आर्टिकल 1
आर्टिकल 300 आप याद करो ना, आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 3 पॉइंट्स रिगार्डिंग द लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। पहला पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कैन sue एंड कैन बी sued ऑल्सो बाय द नेम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो कितना सारा केस लॉज हम लोग पढ़ते हैं जहां पर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ये लिखा हुआ रहता है, मतलब समझ जाओ वहां पर पार्टी कौन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। So government of India can sue and be sued by the name Union of India. And state government can sue also and can be sued also by the name of the state. चाहे वो स्टेट मान लो से फॉर एग्जांपल जब केस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल या फिर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ केरला, ऐसे। सीजी को सू करोगे तो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम पर, एसजी को सू करोगे तो उस पर्टिकुलर स्टेट के नाम पर। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 आर्टिकल 300 बोला। दूसरा पॉइंट आर्टिकल 300 बोला, ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन दे बी सूड। तो ये आर्टिकल 300 बोलता है कि यूनियन ऑफ इंडिया और द स्टेट or any particular state, Union of India or any particular state government, they can be sued on those grounds on which they could have been sued, on those grounds on which they could have been sued before the Constitution of India was enacted. इसका मतलब आपको तो पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनैक्ट होने के पहले इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस थे, अलग अलग राज्य थे, प्रोविंसेस थे, है ना। तो जो अलग अलग राजा महाराजा लोग के प्रोविंसेस थे, उन लोग अपना अपना रूल्स बना रखा था। ठीक है, और अपना अपना भी रूल्स क्या बना रखा था, उन लोग सबको तो कौन कंट्रोल करता था, ब्रिटिश कंट्रोल करता था। तभी तो हम लोग कॉमन इंग्लिश लॉ बोलते थे। क्या हुआ था, एक इन लोग सब गवर्न होता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। जो इंडिया के अंदर अलग अलग रियासत थे, आई रिपीट, इंडिया के अंदर अलग अलग रियासत थे, उनके ऊपर एप्लीकेबल था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो हमारे यहां पर इंडिया में अलग अलग रियासत के ऊपर एप्लीकेबल था, ये इंडिया में पास नहीं हुआ था, ये यूके का पार्लियामेंट में पास हुआ था। यूके, क्योंकि हम लोग भाई यूके के कंट्रोल में थे, ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, ये तो पता है ना। हाँ सर, ये पता है हम लोग को। 1857 से हम लोग रेदर 1757 से, जब से वो बैटल ऑफ प्लासी वगैरह हुआ था, तो वहां से लेकर के 200 साल हम लोग जो है बिल्कुल कंट्रोल में थे ब्रिटिश के। तो पहला 100 साल तो ईस्ट इंडिया के नाम से इन्होंने हम पे रूल किया। फिर 100 साल के बाद इन्होंने एक एक्ट पास किया, यूके का पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इन यूके पार्लियामेंट, एज पर विच इंडिया के ऊपर इन लोग वही सारा कानून लगा देगा जो इन लोग ब्रिटेन में फॉलो करता है, जो इन लोग यूके में फॉलो करता है। समझ में आया? यहां का रियासत, यहां के राजाओं के ऊपर वही वाला कानून फॉलो होगा जो इन लोग यूके में फॉलो करता है। और यूके में इन लोग क्या फॉलो करता था, क्राउन एक्ट। और क्राउन एक्ट में क्या लिखा हुआ था मैं आपको बताता हूं। क्राउन एक्ट में लिखा हुआ था किंग कैन डू नो रॉन्ग। बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से। क्राउन एक्ट में लिखा हुआ था किंग कैन डू नो रॉन्ग, मतलब किंग से गलती हो ही नहीं सकता। किसी को मार भी दिया तो मार दिया, नॉन सॉवरेन फंक्शन था, मार दिया मार दिया, किंग कैन डू नो रॉन्ग, मतलब 100% इम्यूनिटी वॉज ग्रांटेड बाय दिस क्राउन एक्ट। लेकिन हुआ क्या, यूके वालों ने अपना ही क्राउन एक्ट जो है वो अमेंड कर दिया और इम्यूनिटी, ये जो लाइन लिखा होता ना किंग कैन डू नो रॉन्ग, ये हटा लिया और बोला कि चाहे किंग हो चाहे कोई भी उसका ऑफिसर हो, उन लोग लायबल रहेगा while discharging non-sovereign function they will be liable just like a private citizen is liable। मतलब जैसे हम और आप कुछ गलत करते हैं तो लायबल रहते हैं, वैसे ही उन लोग भी लायबल रहेंगे। ये अमेंडमेंट उन्होंने 1948 में कर दिया था। आराम से, क्या बोले हम, सुनो। भारत में जो अलग अलग रियासत थे, ठीक है, उनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एप्लीकेबल था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहां पास हुआ, यूके पार्लियामेंट में, कि फॉर बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया हम लोग का जो ब्रिटेन क्राउन एक्ट है वही एप्लीकेबल कर देंगे। और ब्रिटेन क्राउन एक्ट तो भाई बोलता था किंग कैन डू नो रॉन्ग, बट वो तो अमेंड हो गया ना 1948 में।
और जो इम्यूनिटी मिला था वो हट गया। अब हुआ क्या? हुआ ये, बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से। हुआ ये कि 1962 में सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती। इसमें क्या हुआ था, आंख बंद करके इमेजिन करना, हम एक स्टोरी सुना रहे हैं, ठीक है, वैसे सोचना। कलेक्टर साहब राजस्थान में, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती का केस है। तो क्या हुआ, राजस्थान के अंदर एक सिटी है उदयपुर, आपने नाम सुना होगा। तो उदयपुर के कलेक्टर साहब अपने जीप से जा रहे थे। ड्राइवर बहुत नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहा था, रेकलेसली ड्राइव कर रहा था। फुटपाथ पे एक इंसान चल रहा था, उसको ठोक दिया। फुटपाथ पे, रास्ते पे नहीं, फुटपाथ पे। उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ही डाइड आफ्टर 3 days। एक्सीडेंट के 3 दिन बाद ही वो मर गया। अब जो आदमी मरा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव स्यू करने आ गए गवर्नमेंट को, स्टेट ऑफ राजस्थान को स्यू कर दिया कि आपका जो ऑफिसर है, ठीक है, आपके जो लोग हैं उनसे ये गलती हुआ है, तो प्रिंसिपल तो आप है स्टेट ऑफ राजस्थान, तो आप लायबल है, कंपेंसेशन दीजिए। चलिए, तो स्टेट ऑफ राजस्थान ये बोला कि नहीं, हम लोग क्यों कंपेंसेशन दे, किंग कैन डू नो रॉन्ग। अच्छा, लेकिन किंग कैन डू नो रॉन्ग ऐसा क्यों बोला? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एप्लीकेबल था। क्यों? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एप्लीकेबल था, वो क्या बोलता था कि यूके का ही लॉ एप्लीकेबल रहेगा। और यूके का लॉ में क्या लिखा था, किंग कैन डू नो रॉन्ग। बट भाई वो जो किंग कैन डू नो रॉन्ग वाला बात था वो तो अमेंड हो गया था, अमेंड हो गया था 1948 में, और उसके बाद ये कांड हुआ है। और ये कोई सॉवरेन फंक्शन नहीं है जीप में जाकर के किसी को उड़ा देना, गलत ढंग से जीप चलाना, ये कोई सॉवरेन फंक्शन नहीं है, ये नॉन सॉवरेन फंक्शन माना जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक बात गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फाइनली बोला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी बोला था, हाई कोर्ट ने भी बोला था। अपील सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपील को डिसमिस कर दिया, बोला नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट सब सही है, ये नॉन सॉवरेन फंक्शन है, यहां पर कोई इम्यूनिटी आपको मिलने वाला नहीं। और किंग कैन डू नो रॉन्ग वाला बात आप क्या बोल रहे हैं, वो तो खुद जो ब्रिटिशर लोग था उन लोग खुद ही ये वाला लाइन विड्रॉ कर लिया। तो क्या अब हम लोग और 100 साल पीछे चले जाए, जब उन लोग एडवांस कर रहे हैं तो हम लोग और 100-200 साल पीछे चले जाए? तो यहां पर स्टेट ऑफ राजस्थान वॉज हेल्ड आया। आइए अब ये केस लॉ हम आपको यहां से दिखाते हैं। चिंता मत करो, अभी वापस से पढ़ेंगे। देखो, मजा आया ना यहां तक? देखो क्या बोला आर्टिकल 300 में। आर्टिकल 300 में फर्स्ट, पहला चीज जो कि बोला गया, सर आर्टिकल 300 में आप 3 बात बता रहे थे। हाँ, पहला बात तो मैंने आपको आर्टिकल 300 में क्या बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर आप सू करना है यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को सू करना है तो नेम ऑफ द स्टेट से। ऑन व्हाट ग्राउंड? ऑन द सेम ग्राउंड ऑन विच दे कुड हैव बीन सूड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड। और तीसरा नंबर चीज ये बोला गया कि चलो स्यू नहीं करेंगे अगर पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने स्पेसिफिकली कोई इम्यूनिटी ग्रांट किया है। अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली कोई लॉ पास करके बोल देता है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट स्पेसिफिकली कोई लॉ बना देता है कि नहीं ये वाला केस में इन लोग को इम्यूनिटी है, तब मिलेगा इम्यूनिटी। ये देखो, आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ध्यान से। फर्स्ट, पहला पॉइंट क्या बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्यू और बी स्यूड बाय द नेम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में स्यू और बी स्यूड बाय द नेम ऑफ द स्टेट। ये पहला पॉइंट बोला गया, ये आपका पॉइंट नंबर 1, ठीक है। सेकेंडली, that the government of India or government of state may, government of India, government of state may sue or be sued in relation to their affairs in the like cases as dominion of India and the corresponding, by dominion of India समझ में आ रहा है? dominion of India मतलब ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन, यूके, जिसके हाथ में कंट्रोल था। डोमिनियन ऑफ इंडिया मतलब इंडिया का जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी था,
डोमिनियन मीन कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो इंडियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सीयू हो सकता है, कर भी सकता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कंट्रोलिंग अथॉरिटी और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविंसेस और द कॉरस्पॉन्डिंग इंडियन स्टेट्स माइट हैव sued और बीन sued। तो उन लोग तो मतलब क्राउन एक्ट के हिसाब से सीयू होगा। मतलब इफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन इनैक्टेड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जैसे सीयू होते आया था वैसे ही होगा। थर्डली, तीसरा बात क्या है? तीसरा बात ये है कि जो अभी हम लोग बताए ना सेकंड मेंशन रूल की जैसे डोमिनियन अथॉरिटी सू या स्यू करता है, स्यू होता है या स्यू करता है, वैसे ही हमारे स्टेट्स भी वैसे ही होंगे। बट सेकंड मेंशन रूल shall be subject to any provision which may be made by parliament or legislature of the state। मतलब if parliament or legislature of state has made certain act तो फिर हम लोग वो फॉलो करेंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट आर्टिकल 3 में। अब ये आ गया सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती 1962। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बाद पहला जजमेंट आया था स्टेट का लाइबिलिटी के ऊपर। फर्स्ट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जजमेंट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट इन कोर्ट। हुआ क्या था? हुआ यही था भाई, ड्राइवर ऑफ गवर्नमेंट जीप का ड्राइवर था, कलेक्टर ऑफ उदयपुर यूज कर रहा था, knocked down a person walking on the footpath by the sides of a public road। ठोक दिया एक आदमी को, injured person died 3 days later in the hospital। Legal representatives of the deceased sued the state of Rajasthan and the driver for compensation and damages because of the tortious act committed by the driver। Civil wrong मतलब। It was found by the court, district court, high court, supreme court, सबने एक ही चीज बताया कि ड्राइवर was rash and negligent in driving the jeep and the accident was result of such driving on his part। तो ये कौन सा फंक्शन था? ये नॉन सॉवरेन फंक्शन में आया, सॉवरेन में नहीं। The suit was decreed by the trial court also by the high court। हाई कोर्ट के खिलाफ फिर अपील किया गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट भी बोला हाई कोर्ट सही है, अपील डिसमिस्ड। अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट वाज डिसमिस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या कहा इस केस में? जो मैंने आपको समझाया पूरा वही सब कहा। ये देखो यहां से, इट इज क्लियर फ्रॉम व्हाट हैज बीन सेड अबव that dominion of India or any constituent province of the dominion would have been liable as per Government of India Act 1858। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्या बोल रहा था? यहां पर ये समझ में आ गया ना, डोमिनियन ऑफ इंडिया एक्सेट्रा प्रोविंस ऑफ डोमिनियन वुड हैव बीन लायबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्या बोल रहा था कि भाई जो ब्रिटिश का क्राउन एक्ट है वही फॉलो होगा। अब ये देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला वी हैव नॉट बीन शोन एनी प्रोविजन ऑफ लॉ। आपने कुछ पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में कोई एक्ट बनाया है? वी हैव नॉट बीन शोन एनी प्रोविजन ऑफ लॉ स्टैट्यूटरी और अदरवाइज व्हिच वुड एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मतलब छोड़ देना, एब्सॉल्व कर देना, माफ कर देना। व्हिच वुड एक्सोनरेट यानी एब्सॉल्व यानी रिलीव, मुक्ति। which would exonerate the Rajasthan Union from vicarious liability for the acts of its servants, analogous to the common law of England। तो आपने कोई हमें ऐसा कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन दिखाया ही नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं दिखाया है जो राजस्थान यूनियन को बचा ले from vicarious liability because of the acts of the servants। It was impossible by reason of the maxim the king can do no wrong। पहले तो इम्पॉसिबल था ना स्यू करना गवर्नमेंट को, क्यों? क्योंकि पहले क्या लिखा हुआ था? किंग कैन डू नो रॉन्ग। तो इट वाज इम्पॉसिबल। व्हाई इम्पॉसिबल? बिकॉज यहां मैक्सिम था किंग कैन डू नो रॉन्ग। इट वाज इम्पॉसिबल। क्या इम्पॉसिबल था? इट वाज इम्पॉसिबल टू स्यू द क्राउन फॉर द टॉर्शियस एक्ट ऑफ द सर्वेंट। बट इट वाज रियलाइज्ड इन यूके ये रूल जो है आउटमोड हो चुका है, खत्म करो इस रूल को, मॉडर्न डेवलपमेंट आ चुका है। इसलिए पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने 19 देखो क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 लेकर के आया, इफेक्टिव फ्रॉम 1948। मैंने आपको बताया था ना 1948 में अमेंड हुआ। तो ये रहा देखो, जनवरी 1 1948 से ये अमेंडमेंट लागू कर दिया। और ये जो एब्सोल्यूट रूल ऑफ इम्यूनिटी देता था ना, जो
कि किंग कैन डू नो रॉन्ग हटा दिया गया। एब्सोल्यूट रूल ऑफ इम्यूनिटी ऑफ द सॉवरेन हैज नाउ बीन ब्लोन अप, हट गया। तो इसलिए अब आप भी लायबल रहेंगे राजस्थान। ठीक है, तो बस यहीं तक मेन था आपका। और फिर क्राउन एक्ट में जो अमेंडमेंट है वो क्या बोला है, ये देखो, Crown shall be subject to all those liabilities in tort to which it would be subject if it was a private person of full age and sound mind capacity in respect of tort committed by its servants or agent। सुना? Crown एक प्राइवेट पर्सन की तरह ही लायबल रहेगा। बस यहीं तक आपको करना है, इसके बाद जो था मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, आपको एग्जाम में यहीं तक लिखना है, फिर रिपीटेशन है। और एक तो ये वाला केस भी याद कर लीजिएगा, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस अब्दुल मजीद। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस अब्दुल मजीद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफिसर को उसका सैलरी नहीं मिल रहा था, तो एरियर्स ऑफ सैलरी के लिए गवर्नमेंट को स्यू कर दिया, और बिल्कुल यहां पर स्यू किया जा सकता था। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस अब्दुल मजीद में कोर्ट रिकॉग्नाइज राइट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट टू स्यू द गवर्नमेंट फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ हिज सैलरी। ठीक है, यहां वही सब लिखा हुआ है, देखो कि अब हम लोग 100 साल पीछे थोड़ी ना जाएंगे, गोइंग बैक मोर देन 100 years एटलीस्ट, अगर हम लोग किंग कैन डू नो रॉन्ग जो यूके हटा दिया और हम लोग उसी के ऊपर चिपके रहे ना। ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, तो केस का नाम बताइए जो अभी आपने दो सीखा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था, एक स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती, और एक स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस अब्दुल मजीद। अब आइए कॉन्ट्रारी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का। डिफरेंट नोट वाज स्ट्रक बाय सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इन कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ। तो सर हम लोग किसको फॉलो करेंगे, तुमको कुछ फॉलो नहीं करना, तुमको एग्जाम में दोनों लिख करके आना है। समझ गए सर। और यहां पर मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, वी विल हैव टू टेक अ लिबरल अप्रोच नॉट अ स्ट्रिक्ट अप्रोच। जयलक्ष्मी वाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोल दिया था लिबरल अप्रोच लिया जाएगा। डिफरेंट नोट वाज स्ट्रक बाय सुप्रीम कोर्ट इन कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्या हुआ, अगेन एक स्टोरी की तरह इसको याद करना। पुलिस ऑफिसर्स ने, यूपी के पुलिस ऑफिसर्स ने एक प्राइवेट सिटीजन का गोल्ड कॉन्फिस्केट कर लिया, ये इल्जाम लगा करके ये चोरी का सामान है तुम्हारे पास। लेकिन बाद में वो उस इंसान ने प्रूव कर दिया वो चोरी का नहीं था, उसी का था, ही ओन्ड इट। तो भाई फिर गोल्ड वापस करने का बारी आया, तो जब गोल्ड वापस करने का बारी आया तो पता चला कि मालखाना से गोल्ड गायब है, मालखाना से सोना गायब है उस इंसान का, कि हाँ तुम्हारे गोल्ड है लेकिन क्या करें गायब है, नहीं दे सकते, तुम्हारा ही है लेकिन खो गया। तो वो पर्सन फिर कोर्ट्स में केस के ऊपर केस करने लगा, और बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कि भाई मेरे को तो स्टेट का गलती है यहां पर, ठीक है, तो स्टेट से मेरे को डैमेजेस चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा विचित्र यहां पर जजमेंट दिया कि देखो पुलिस, बहुत ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि पुलिस जो केस इन्वेस्टिगेट करता है, सर्च सीजर करता है, कन्फिस्केशन करता है, सीजर करता है, ये पुलिस का काम जो है ना, ये सॉवरेन फंक्शन में आता है, ये नॉन सॉवरेन फंक्शन में नहीं आता। और टॉर्शियस लाइबिलिटी मैंने आपको जब स्टार्ट हुआ था मैंने तभी बता दिया था कि स्टेट तभी लायबल रहेगा जब नॉन सॉवरेन फंक्शन रहे। सॉवरेन फंक्शन में तो फिर हम और आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये पुलिस का जो काम है ना, सर्च करना, सीज करना, इन्वेस्टिगेट करना, विथहोल्ड करना, कस्टडी में रखना, ये सब सॉवरेन फंक्शन है। सॉवरेन फंक्शन डिस्चार्ज करते समय अगर किसी पर्सन के साथ कुछ नाइंसाफी होए तो वो होए, इसका कुछ उपाय नहीं है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्षमा चाहते हैं, आपका गोल्ड जो है हम लोग इससे नहीं दिलवा सकते, ना ही इससे हम लोग डैमेजेस आपको दिलवा सकते हैं, बिकॉज इट वॉज ऑल ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ सॉवरेन फंक्शन, नॉट अ नॉन सॉवरेन फंक्शन। और सॉवरेन फंक्शन में अगर आपको इंजुरी हो रहा है, डैमेजेस हो रहा है, तो आपको सफर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह भी एक भारी मन के साथ कहा, गवर्नमेंट को फटकार लगाते हुए, लेकिन अब वो इंसान क्या करेगा? वो गवर्नमेंट को फटकार लगा दो, क्या उस इंसान का नुकसान भरपाई हो जाएगा? नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि हम लोग को बहुत दुख होता है ऐसा जजमेंट पास करते समय कि वो बेचारा का गोल्ड जो आप लोग खो दिए, और ये सॉवरेन फंक्शन है, बिल्कुल है, लेकिन कोई रेमेडी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यूपी गवर्नमेंट को कि क्यों ना आप लोग अपने लेजिस्लेचर में कुछ कानून वगैरह बनाएं कि आप लोग को स्पेसिफिकली कहां इम्यूनिटी मिलना चाहिए और कहां इम्यूनिटी नहीं मिलना चाहिए। बस मामला खत्म। देखो सर, ये तो बहुत नाइंसाफी हो गया। कन्फिस्केशन, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड भी तो एक तरीके से नाइंसाफी है, बट है, सोवरेन फंक्शन है। देखो क्या हुआ, कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्या हुआ इन दैट केस। तो ये दो तो जब केस स्टडीज आएगा, अब आप लोग आराम से लिख सकेंगे। एक तो मान लो यही वाला केस स्टडी आ गया, जीप से किसी को ठोक दिया गया, तो वहां पर स्टेट लेवल है, लिख देना पूरा केस स्टडी का रेफरेंस के साथ, केस लॉ का रेफरेंस के साथ। और यहाँ पर गोल्ड गोल्ड जो है वो कन्फिस्केट किया गया, लेकिन बाद में वो केस जीत गया कि गोल्ड उसी का है, लेकिन पता चला गोल्ड चोरी हो गया, तो भी डैमेजेस नहीं मिलेगा, सोवरेन फंक्शन था। देखो यहाँ पर कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में प्लेंटिफ हैड बीन अरेस्टेड, प्लेंटिफ को अरेस्ट कर लिया था पुलिस ऑफिसर्स ने ऑन सस्पिशन ऑफ पोजेसिंग स्टोलन प्रॉपर्टी। ऑन सर्च ऑफ हिज पर्सन, large quantity of gold was found and seized under CRPC. Ultimately, he was released, but the gold was not returned as the head constable in charge of the Malkhana समझ में आया ना, जहां पर gold stored था, had absconded with the gold. ले बेटा, constable ही gold लेकर के भाग गया। The plaintiff thereupon brought a suit against the state of UP for the return of the gold, या फिर उसका alternative damages दो मेरे को। ठीक है, तो अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला देखो, क्योंकि जो निचली अदालत जो बोला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ट्रायल कोर्ट बोला वो बोला बिल्कुल स्टेट ऑफ यूपी लायबल हो, डैमेजेस हो। हाई कोर्ट बोला ना ना नॉट लायबल, सुप्रीम कोर्ट भी बोला नॉट लायबल। When the matter was taken to Supreme Court, court found that yes, police officers were negligent in dealing with the plaintiff's property, but in spite of the said holding, जितना माकरा उतना, in spite of the said holding, Supreme Court held that yes, there was negligence. But Supreme Court, in spite of such holding, it rejected plaintiff's claim on the ground that the act of negligence was committed by the police officers while dealing with the property of Ralia Ram. Ralia Ram वही है भाई जिसका सोना जो है वो कांस्टेबल लेकर के भाग गया था, which they had seized, मतलब plaintiff था Ralia Ram, in exercise of their statutory powers, मतलब sovereign function, power to arrest person, search and seize property are power conferred by statute. And in the last analysis मतलब final analysis, कह दिया ना, बस कह दिया, इसके बाद और कुछ नहीं, they are powers which can be categorized as sovereign powers. और sovereign powers एक्सरसाइज करते समय अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो हो जाए, टॉट्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेन यही था कि sovereign power, and so no liability of state। आप भी ऐसे लिख लीजिएगा जैसे मैंने लिखा है, and so no liability of state। हैविंग रिजेक्टेड द क्लेम, सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन ये भी बताया, जो मैंने आपको अभी बोला ना, अरे केस वही है कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि इट्स हाई टाइम कि जो लेजिस्लेचर्स इन इंडिया सीरियसली कंसीडर whether they should not pass legislative enactment to regulate and control their claim from immunity। कहां इम्यूनिटी मिलना चाहिए, कहां नहीं मिलना चाहिए, आप लोग बनाइए ठीक से, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला।
बस इतना ही। डिस्टिंक्शन बिटवीन यहां पर आ जाइए सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शंस। ये ऑलरेडी हम लोग क्लास में इसके ऊपर चर्चा कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पर एक केस है जो हम आपको बताना चाहेंगे। एन नागेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें यहां पर यह बोला गया कि क्या सॉवरेन है क्या नॉन सॉवरेन है। देखो, जो केवल गवर्नमेंट कर सकता है वो सॉवरेन माना जाएगा, समझ में आया? यानी आर्मी रेस करना, आर्मी मेंटेन करना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मेंटेन करना। ये देखो, इन मॉडर्न सेंस कौन सा वाला केस हम लोग पढ़ रहे हैं? एन नागेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ एपी। सॉवरेन नॉन सॉवरेन का डिस्टिंक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं चैप्टर में, जिसके ऊपर केस पढ़ रहे हैं। इन द मॉडर्न सेंस, आज के जमाने में डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉवरेन नॉन सॉवरेन पावर डज नॉट एग्जिस्ट, उतना एग्जिस्ट नहीं करता। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ पावर के ऊपर एंड किस तरीके से एक्सरसाइज हो रहा है। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ पावर एंड मैनर ऑफ इट्स एक्सरसाइज। ज्ञानबाजी कर लिया। लेजिस्लेचर का क्या पावर है? कानून बनाना ऑन टॉपिक्स। एग्जीक्यूटिव का क्या पावर है? इंप्लीमेंट करना, एडमिनिस्टर करना लॉ को। तो ये तो हम लोग को पता ही है, लेजिस्लेचर का पावर है टू लेजिस्लेट लॉ, एग्जीक्यूटिव बॉडी का पावर है टू इंप्लीमेंट एंड एडमिनिस्टर द लॉ। अ लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर खराब भी हो सकता है, अल्ट्रावीरस भी हो सकता है, मे बी बैड और अल्ट्रावीरस। जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाया हो सकता है वो बैड हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, वायलेट करता हो कॉन्स्टिट्यूशन को। तो हम और आप चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में जाकर के कि ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल है, बट ये थोड़ी ना बोल सकते हैं गवर्नमेंट ने नेग्लिजेंटली काम किया, दारू पी करके काम किया। नहीं, इट मे बी बैड और अल्ट्रावीरस, बट सिंस इट्स एन एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, उन्होंने अपना लेजिस्लेटिव पावर यूज किया है। अगर हम और आप अफेक्ट हैं तो हम लोग चैलेंज कर सकते हैं लॉ का वैलिडिटी के ऊपर। वी कैन नॉट अप्रोच टू कोर्ट ऑफ लॉ फॉर नेग्लिजेंस इन मेकिंग द लॉ। ठीक है, ये पढ़ो। वन ऑफ द टेस्ट टू डिटरमाइन कि ये सॉवरेन है कि नहीं है, जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, ये सॉवरेन है कि नहीं है, क्योंकि सॉवरेन होगा तो बच जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये स्टेट का काम सॉवरेन है कि नहीं है, ठीक है, वेदर स्टेट इज आंसरेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ और नॉट, इससे पता चलता है। स्टेट जिस चीज के लिए कोर्ट में आंसरेबल नहीं है, मतलब समझ जाओ सॉवरेन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे एग्जांपल है। डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन समझ में आया? बहुत जन को अफेक्ट किया, बट इज द स्टेट आंसरेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ? आंसर इज नो। तो फिर टॉर्ट्स का लायबिलिटी भी अराइज नहीं होगा। सर्जिकल स्ट्राइक्स, क्या आप गवर्नमेंट को कटघरा में खड़ा कर दोगे? नहीं। तो ये सब जो है टॉर्ट्स के दरमियान नहीं आएगा। फॉर इंस्टेंस, डिफेंस ऑफ कंट्री, रेजिंग द आर्म फोर्स एंड मेंटेनिंग पीस या फिर वॉर, फॉरेन अफेयर्स, पावर टू अक्वायर एंड रिटेन टेरिटरी। टेरिटरी मतलब समझ में आया ना, कब्जा और कोई चीज के ऊपर, दूसरे देशों के ऊपर। आर फंक्शंस व्हिच आर इंडिकेटिव ऑफ एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, ये सब सॉवरेन पावर्स है एंड आर पॉलिटिकल इन नेचर, देयरफॉर दे आर नॉट अमेंडेबल टू जुरिसडिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट। ये सब सिविल कोर्ट में नहीं ला सकते आप, ये सब के ऊपर टॉर्ट नहीं ला सकते। नो suit will lie in respect of it, स्टेट इम्यून है ये सब चीज से। ओके, बट इम्यूनिटी एंड्स हियर, ये सब चीज में इम्यूनिटी है, बस इसके आगे इम्यूनिटी नहीं है। आप हर चीज में बोलेंगे इम्यूनिटी तो नहीं होगा। ये सब जो एग्जांपल दिया गया वो सब में आपके पास इम्यूनिटी है, वो सब सॉवरेन पावर्स है। ठीक है, उसके बाद यहां पर और कुछ काम का नहीं है। ये सब देखिए वही ज्ञानबाजी लिखा हुआ है। क्लेम ऑफ कॉमन मैन ऑर्डिनरी सिटीजन कैन नॉट बी थ्रोन आउट merely because it was done by the officer of the state। स्टेट का ऑफिसर जो है रास्ते पे किसी को मार दे,
तो उसको इम्यूनिटी मिलेगा क्या जस्ट बिकॉज इट वॉज डन बाय द स्टेट और इट्स ऑफिसर? नो। ठीक है, बस उतना ही बेटा, जितना काम का चीज है। फिर ये ऑलरेडी हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ लिए थे, जयलक्ष्मी सॉल्ट वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में, कि हम लोग को लिबरल अप्रोच रखना है, स्ट्रिक्ट अप्रोच नहीं रखना है। और देखो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में और क्या ऑब्जर्वेशन दिया, बस बस बेटा 5 मिनट और खत्म होने वाले। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ये भी दिया कि टॉर्ट्स में क्या होता है, इंजुरी होता है और डैमेज होता है, हम लोग बात कर चुके हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इंजुरी एंड डैमेज आर द टू बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ टॉर्ट। इंजुरी मतलब समझ में आया ना, वायलेशन ऑफ लॉ, और डैमेज मतलब आपको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा उसके कारण। सर लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी तो यही होता है, आराम से। हाँ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है और डैमेजेस कॉज हो रहा है। हाँ, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो ब्रीच हो रहा है वो प्राइवेट पार्टीज ने डिसाइड किया था रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशन। लेकिन टॉर्ट्स में अगर मेरे को कुछ डैमेज हो रहा है तो इट वाज नॉट डिसाइडेड बिटवीन टू ऑफ अस। सो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्राइवेट अफेयर बिटवीन टू पार्टीज, बट टॉर्शियस लायबिलिटी इज नॉट अ प्राइवेट अफेयर बिटवीन टू पार्टीज। ये देखो, ये जो इंजुरी और डैमेज है ना, विच आर द टू बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ टॉर्ट, ये तो कॉन्ट्रैक्ट में भी वैसे ही रहता है ना। Although these may be found in contract as well, but the violation which may result in tortious liability are the breach of duty primarily fixed by the law. Tortious liability में जो breach हो रहा है वो law breach हो रहा है, और contract में जो breach हो रहा है वो तो terms and condition fixed by the party breach हो रहा है। Torts में क्या होता है, duties towards persons generally, specific person नहीं, society। लेकिन contract में society थोड़ी ना, specific person है। ठीक है, तो ये टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंसेस आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं। फॉल्ट लायबिलिटी क्या होता है सुन लो, जानबूझ करके अपना पोजीशन को गलत इस्तेमाल करना, ये होता है फॉल्ट लायबिलिटी। मतलब समझ लो, से फॉर एग्जांपल अगर जज पैसा लेकर के जजमेंट दे रहा है तो फॉल्ट लायबिलिटी है। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर भर भर के हम लोग पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, इट नीड्स नो मेंशन ओवर हियर। ये देखो फॉल्ट लायबिलिटी क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था। एक ये वाला केस का नाम याद कर लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 3 केस लॉ अभी हम लोग पढ़े। 3 कौन सा समझ में है, जयलक्ष्मी वाला, एक स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती वाला, जिसमें कलेक्टर साहब का जो ड्राइवर था उसने ठोक दिया था, उसमें वो लायबल था, नॉन सॉवरेन फंक्शन था। और एक हमने क्या पढ़ा, स्टेट ऑफ यूपी वाला, ठीक है, जिसमें बेचारा का प्लेंटिफ का जो गहना था, गोल्ड था, वही जो है गायब हो गया था, उसमें लायबल नहीं था स्टेट, क्योंकि वो सॉवरेन फंक्शन था। और एक स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस मजीद भी, उसमें क्या था सर, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस मजीद में कि गवर्नमेंट ऑफिसर गवर्नमेंट को स्यू कर सकता है अगर उसका सैलरी एरिया है। अब ये देखो, डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन, डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन में ये बोला गया कि अगर कंज्यूमर चाहे सीधा मैन्युफैक्चरर को भी स्यू कर सकता है, भले ही डायरेक्ट रिलेशन मैन्युफैक्चर कंज्यूमर में नहीं है, मैन्युफैक्चर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर ने माल खरीदा, लेकिन अगर डिफेक्ट था मैन्युफैक्चर को भी स्यू कर सकता है। मैन्युफैक्चर वाज हेल्ड लायबल टू द अल्टीमेट कंज्यूमर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी टू केयर, इट वाज अ ड्यूटी टू केयर फॉर मैन्युफैक्चरर। बहुत सिंपल था, याद कर लेना। और एक केस लॉ, ये तो स्टीवेंसन वाला हो गया, और एक केस लॉ, एंस वर्सेस मर्चेंट लंदन बोर्ड काउंसिल, इसमें क्या बोला गया, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर नाम याद नहीं हो तो यू कैन इग्नोर इट, खाली एक नाम याद कर लेना, कि ब्रॉड जनरल प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी फॉर फोर्सिबल डैमेज इज सो वाइडली एप्लीकेबल
that the function of the duty of care is not so much to identify the case where liability is imposed, but to identify where it is not. क्या बोल रहे हैं सर, क्या है ये? यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो लायबिलिटी अराइज होगा, ठीक है, ड्यूटी टू केयर वाला टॉर्शियस लायबिलिटी, वो कहां अराइज होगा? ज्यादा वहां अराइज नहीं होगा जहां ऑलरेडी लायबिलिटी फिक्स्ड है। वहां तो ऑलरेडी लायबिलिटी फिक्स्ड है। ज्यादा कहां अराइज होगा? जहां पर लायबिलिटी फिक्स नहीं है, तो वहां पर हम लोग को टॉर्शियस लायबिलिटी का सहारा है। वापस से देखो, नॉट सो मच टू आइडेंटिफाई द केसेस, ज्यादा ध्यान उन केसेस पर नहीं जाएगा जहां लायबिलिटी ऑलरेडी फिक्स्ड है, बट ज्यादा ध्यान वहां जाएगा जहां लायबिलिटी फिक्स्ड नहीं है। ओके, क्योंकि वहां रेमेडी नहीं है, तो रेमेडी कोर्ट्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बस मेरे प्यारे बच्चों, जेएचएल में इतने ही एडिशंस थे, ठीक है। तो ये सारे के सारे एडिशंस जो है आप लोग को अच्छे से पढ़ लेने हैं, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी लॉ में जो भी एडिशन सब ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, ठीक है। आप 2021 में भी एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब उसी के लिए हम आपको बता रहे हैं। कंपनी लॉ में भी जितने भी अपडेट्स हैं सबके सब यूट्यूब पर अवेलेबल है, अलग से आपको और कुछ नहीं करना है। चलो बाय बाय बाय।